नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समर्थ गुप्ता है। मैं छाती रोग विशेषज्ञ यानी चेस्ट फिजिशियन हूँ, जो कि कनिष्क हॉस्पिटल में मैं बैठता हूँ देहरादून में। आज मैं वर्ल्ड टीबी डे यानी 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस डे के नाम से। तो मैं अपने इस वीडियो के द्वारा आपको जागरूक करूँगा टीबी के बारे में, और टीबी के बारे में उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा। ट्यूबरकुलोसिस ये होता कैसे है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैसिलाई है, उसके कारण होता है, पहला। दूसरा, इसके लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण के रूप में खांसी या बलगम आना 2 हफ्तों से ऊपर, बुखार आना शाम के टाइम या सुबह के टाइम भी आ सकता है, और साथ में कई बार वेट लॉस होना, भूख कम लगना, और कई बार हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है ये सिम्टम, बट हो सकता है कि खांसी के रास्ते या खांसी करते हुए बलगम के साथ खून भी आ सकता है। अच्छा, ये होता कहाँ कहाँ है? ये होती है टीबी, अगर बात करें तो ये चेस्ट में यानी लंग्स की टीबी भी होती है। लंग्स के बाहर अगर ये कहीं भी हो रही है तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और अगर लंग्स में हो रही है तो उसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ ये कहीं और भी हो रही है किसी और ऑर्गन में, और एक ऑर्गन छोड़ के 2 ऑर्गन में हो रही है, तो उसको हम टर्म देते हैं डिसएमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरह से हम टर्म करते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जो कीटाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये कहीं बार लंग्स के अंदर या लिम्फ नोड्स के अंदर बहुत टाइम तक रहता है, एक्टिव नहीं होता। उसे कहते हैं हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो इन्फेक्शन है वो बाद में आएगा, कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे लेकिन पर्सन इन्फेक्टिव रहता है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। कई बार जो ये बैसिलाई है ये इन्फेक्ट कर देता है और तुरंत के तुरंत सिम्टम्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये तो हो गए लक्षण के कितने प्रकार की होती है और किससे होती है। अब बात करते हैं कि हम इसे पकड़ें कैसे, इसे आप लोग या जितने भी हैं कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़नी चाहिए। कोई भी खांसी, कोई भी बलगम, कोई भी बुखार, वेट लॉस, ये जो मैंने लक्षण बताए 2 हफ्तों से ऊपर हों तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। वहाँ पे एक्सरे करवाया जाएगा, बलगम की जांच होगी। एक्सरे में कोई भी धब्बा आता है, लगता है टीबी है, उसके अनुसार बलगम की जांच कराई जाती है। बलगम के जांच में अगर टीबी आ जाता है तो हम टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अगर नहीं भी आता तो कई बार हम लक्षणों के आधार पे या क्लिनिकल हिस्ट्री के आधार पे वो डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हम ये जो टीबी का इलाज है या ये किस पे कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और ये जो जांच है क्या इतनी सफिशिएंट है? ये नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव ही रहती है। बहुत स्पूटम फॉर एएफ भी हम कराते हैं। ये जानकारी डॉक्टर्स के लिए या फिर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो भी पेरिफेरी में बैठते हैं, अगर हम एएफ भी कराते हैं किसी पेशेंट का तो वो मुश्किल से 60% में ही पॉजिटिव आता है। फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल फिर वो पॉजिटिव आ सकता है। तो किसी का भी, अब तो जो गाइडलाइंस हैं या टीबी की जो गाइडलाइंस कहती हैं कि हमें हर पेशेंट का स्पूटम जीन एक्सपर्ट यानी सीबी नाट जरूर कराना है। इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो टीबी है साधारण टीबी है या फिर एमडीआर या रेजिस्टेंस टीबी है या नहीं। रेजिस्टेंस टीबी का ये मतलब है कि टीबी की हम 4 दवाई देते हैं जिनका नाम है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, इथाम्ब्यूटॉल एंड पाइजेनामाइड। ये चारों ही दी जाती है। पहले कैटेगरी 1 और 2 थी। 2 का मतलब ये था कि जिनको पहले कभी टीबी रही हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी रही हो या बार बार बीच में छोड़ दी हो, उनको हम कैटेगरी 2 में बोलते थे और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता था। पर अब वो खत्म हो चुकी है काफ़ी लंबे समय से। केवल हम ये 4 ड्रग देते हैं, और अगर दोबारा टीबी हो जाती है तो दोबारा यही 4 ड्रग दी जाती है। साथ में अगर उनका जीन एक्सपर्ट यानी रिफाम्पिसिन पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम एमडीआर बोलते हैं, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, या फिर उससे ऊपर हो तो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। वो हम LPA1, LPA2 2 नामक टेस्ट होते हैं। फिर होता है माइकोबैक्टीरियम टीबी कल्चर, AFB कल्चर, वो भी हम करवाते हैं ताकि हम सेंसिटिविटी जान पाएँ डिफरेंट ड्रग्स की।
तो ये तो हो गए, हमने टेस्ट क्या कराए, हमने ड्रग्स क्या दी। अब आते हैं ड्यूरेशन, कितना लंबा समय। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय ही ये है कि मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं वो बीच में ही टीबी का ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है अगर पल्मोनरी टीबी है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में जैसे स्पाइन की टीबी हो गई या ब्रेन की टीबी हो गई, सीएनएस टीबी, तो उसमें हम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें 9 महीने का या 12 से 18 महीने तक जाया जा सकता है। अच्छा, हम टीबी का वितरण सेंटर जगह जगह बने हुए हैं जिनको हम डॉट्स के नाम पे कहते हैं, जो कि फ्री में अवेलेबल भी है दवाई। और जो मैं मुख्य रूप से इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता हूँ कि आपको चाहे जितनी दिक्कत आए, जैसे पेन हो सकता है, अगर ये दिक्कतें आ रही हैं तुरंत अपना LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो हम वापस से उस मरीज को मॉडिफाइड टीबी की दवाई पे डालते हैं। रेजिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, MDR टीबी, ये इसलिए हो जाता है कि कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारी दवाई चलती है 6 महीने का कोर्स सोच के हम लेते नहीं, हम लापरवाही कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार 1 महीना खा ली, ठीक है अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि दवाई हार्ड है। ये दवाई हार्ड होती है माना, लेकिन इसको खाना पड़ेगा, नहीं तो ये MDR में कन्वर्ट हो जाएगी और बाद में ये आप ही को दिक्कत देगी। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू यही कहना है कि टीबी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है, लेकिन आपको 6 महीने तक के लिए ट्रीटमेंट में डॉक्टर का सहयोग देना पड़ेगा। प्रोटीन डाइट और अपना जो न्यूट्रिशन है वो एप्रोप्रिएट रखना पड़ेगा, सही मात्रा में लेनी पड़ेंगी दवाइयाँ। कोई भी दवाई अंडर डोजिंग ना दें, जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं कि दवाई वेट के अनुसार ही दें, नहीं तो ये भी एक कारण है कि हम रेजिस्टेंस को क्रिएट करेंगे। तो इसी के साथ मैं आखिरी सवाल लेता हूँ, जो कि ऋषिकेश से आया था कि मेरे छोटे भाई को टीबी है और वो आजकल क्लास नहीं जा रहा है और लोग उसे अलग उससे कह रहे हैं कि हमसे दूर रहे, हमारे पास ना था। तो जितना भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ किसी भी लोग को जिसको भी टीबी है, आप उसको थोड़ी सी हिदायत दें कि मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस में रहें, और कुछ महीने बाद, 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद वो कीटाणु सबसाइड हो जाता है, तब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। खांसी जब आए तो मुंह पे कपड़ा रख लें या हाथ से उसको दबाने की कोशिश करें, थोड़ा सा आइसोलेट, लेकिन उसे दरकरार ना करें, उसे बिल्कुल ही एक आइसोलेशन में ना डाल दें कि बिल्कुल ही अलग रहे। हाँ, एक आइसोलेशन कमरा उनका होना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे वो अपने घर में हो, ताकि औरों को वो बीमारी ना हो। हमेशा वो मास्क पहन के रहें, हमेशा वो छींकते हुए थोड़ा डिस्टेंस बना लें, और जब ये दोबारा इनका बलगम की जांच होगी या 1 महीने के बाद, वो जो उसका कन्वर्जन रेट होता है स्पुटम का वो नेगेटिव हो जाता है, फिर वो आराम से उनके साथ मिल सकते हैं। लेकिन जब तक एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है तो प्लीज़ जिनको भी टीबी है वो थोड़ा मास्क लगा के रखें। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी भी लड़कियां हैं जो कि जॉब करती हैं या कहीं पे क्लास में हैं, प्लीज़ अपनी बीमारी को छुपाएं ना। बहुत से लोग कई बार टीबी होता है लेकिन छुपा लेते हैं, काफ़ी देर बाद पता चलता है। इससे क्या होता है, जो आसपास के लोग होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं टीबी से। तो मेरा यही मानना है, अगर आपको बीमारी है आप खुल के बताइए जी मुझे है, और जो भी उसका बेड रेस्ट है वो दिया जाता है, जो भी उसका आइसोलेशन पीरियड है वो सर्व करा जाता है, लेकिन दरकिरार नहीं करा जाता किसी भी मरीज को। तो हमेशा एक दूसरे को मोटिवेशन रखिए, हमेशा टीबी के लिहाज से या किसी भी बीमारी के लिहाज से आप आसपास लोगों को अवेयर करिए, इससे डरिए मत, इसको फेस करिए और डट के इसका सामना करिए, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से विलुप्त कर सकें। चलिए, इसके साथ मैं क्या लेता हूँ आप सबसे, और मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा टीबी के बारे में कुछ सवाल अगर हों आपके, तो जो ये नंबर दिया हुआ आ रहा है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, प्लीज़ इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं कनिष्क हॉस्पिटल देहरादून में हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। आप किसी भी समय, कितनी भी खतरनाक टीबी हो, कोई भी राय चाहिए
चाहे वो किसी एरिया की हो, स्पाइन की हो सकती है, रीढ़ की हड्डी यानी लिम्फ नोड गांठ की हो सकती है, आंतों की टीबी हो सकती है, पेशाब की हो सकती है, बच्चेदानी की टीबी हो सकती है, ओवरी की टीबी हो सकती है, ब्रेन की टीबी हो सकती है, कोई स्किन की टीबी हो सकती है, थायराइड, मतलब कोई सा भी ऑर्गन ऐसा बचा नहीं है कि जहाँ की टीबी ना हो। जिसकी भी राय चाहिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तो मैं इसके साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।